थंबनेल देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि रजा किन चक्रों में पड़ गया भाई। चक्कर तो एक ही है, सोच बदलना। सोच जो बड़ी हो तो पाकिस्तान बन जाता है और छोटी हो तो इंसान भी हैवान बन जाता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस नारे पर हर कोई मुख्तलिफ सोच रखता है। कोई इसे अच्छा समझता है और कोई बुरा, लेकिन मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मेरा जिस्म मेरी मर्जी को लेकर आप सबकी सोच बदल जाएगी। जो इस नारे को अच्छा समझते हैं शायद उन्हें बुरा लगने लगे, और जो बुरा समझते हैं उन्हें ये नारा वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि वो खुद भी यही कहेंगे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी रिलेट आप सबसे करती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कहानी शुरू करूं भारत के उस बड़े दिन से कि जब वो ऐलान होना था जिसके लिए सालों से जंग चल रही थी, एहतजाज हो रहे थे, काफी रिसर्चेस की गई, मुकदमे हुए, पिटीशन साइन हुई। वो ऐलान जो एक ऐसी कंपनी को हमेशा के लिए मंजर आम से गायब करने जा रहा था जिसको 40 सालों तक भारत, पाकिस्तान और एशिया के तमाम ही लोगों ने अपने चेहरों की जीनत बनाया, और इस कंपनी ने बदले में बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट बनाया। ये कंपनी बहुत फेमस थी सिर्फ एक बुनियाद पर, वही जो आज हमारा टॉपिक है। और फिर वो ऐलान हुआ, We are changing the name of our product, Fair and Lovely. जी हाँ, ये सालों की जंग, प्रोटेस्ट, पिटीशन, केसेस सिर्फ एक नाम फेयर को हटाने के लिए थे। लेकिन क्यों? एक ऐसा नाम जो भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी ज़बान ज़द-ए-आम था, एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर फर्द की ज़रूरत था, ऐसी क्रीम जो हर अमीर और गरीब की पहुंच में थी, ऐसी चीज़ जो सबको मयस्सर थी। फिर उसके नाम से क्या मसला था, ये बताने से पहले समझाना पड़ेगा, और हम तो कहानियां सुनाकर ही समझाते हैं यार। तो चलिए आपको सुनाते हैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 कहानियां, साइम, क्रिस्टोफर और तैमूर की। तू मोटा है, तेरी माँ भी मोटी होगी, तेरा बाप भी मोटा होगा, सब गेंडे हो, गेंडा खानदान। हाई IQ से ज्यादा जरूरी जो लोग बच्चे टॉप करते हैं उनसे ज्यादा वो लोग जो दरमियाने रहते हैं, जिनकी EQ अच्छी होती है। EQ क्या है? इमोशनल क्वेश्चन, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। जितने भी अल्फाज है ना दुनिया में उर्दू के, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत इसी लफ्ज़ से है कि मुझे दत्तू बोला गया। दत्तू 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 दत्तू। मजाक में इंसान की जिंदगी तबाह हो जाती है, और जो कर रहा हो तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैं इतना नुकसान पहुंचा रहा हूँ किसी को। मस्जिद जा रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, नमाज के दौरान मुझे हाइट के रिलेटेड थॉट्स आ रहे हैं कि हाइट मेरी कम क्यों है। साइम, क्रिस्टोफर और तैमूर, 3 अलग बच्चे, 3 अलग फैमिलीज, मगर मसला एक ही। क्रिस्टोफर एक प्यारा सा बच्चा मगर थोड़ा मोटा था। इस बात का एहसास उसे खुद नहीं हुआ बल्कि दिलाया गया, कभी घर में तो कभी स्कूल में, कभी रिश्तेदारों ने तो कभी दोस्तों ने। और यही सिचुएशन साइम के साथ थी। वो 2 साल का था जब झूले से गिर गया था। उसके सामने के दोनों दांत टूट गए, और जब नए दांत आए तो वो काफी बाहर थे। टीनेज से पहले ही दोनों की जिंदगियों में शुरू हुआ वो इम्तिहान जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार न थे। वैसे तो मिसाल दी जाती है अपनी दही को कभी भी खट्टा कोई नहीं कहता, लेकिन हमारे अपने ख़ानदान में से ही शुरू हुई ये चीज़। ख़ानदान में मैं खैर नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, लेकिन कुछ कज़न ने बचपन में ना झूले से गिर गया था, मेरे दांत टूट के ना एक इधर एक उधर, तो फिर दांत तो बहुत अरसे के बाद आए, और जब आए तो इतने बाहर आए कि वो लोगों ने उसका मेरा मजाक उड़ाया। घर में बहन भाई भी चिढ़ाने के लिए जब कोई लड़ाई वड़ाई हो जाए तो उस टाइम पे यही अल्फाज होते हैं, दत्तू। ये बहुत ही बुरी मगर रियलिटी है कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से का मजाक घर या खानदान से उड़ाना शुरू किया जाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो खानदान में उसी वक्त प्यार से उसका निकनेम रख दिया जाता है। कद छोटा है तो छोटू, मोटा है तो मोटू या गोलू या लड्डू वगैरह। कुछ इसे प्यार कहते हैं और कुछ मजाक, और कुछ तो कहते हैं कि हम तो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं ताकि वो खुद को बदले। लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है, क्योंकि रिसर्च गेट की एक रिसर्च कहती है जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शक्ल दूसरे बच्चों से मिलाते हैं, बार बार सोचते हैं कि बच्चा कैसा दिख रहा है, कपड़ों, वेट या फिजिकल चेंजेस पर फिक्रमंद रहते हैं और ये सोचते हैं
कि बच्चा दूसरों को कैसा लगेगा। उनका ये बिहेवियर बच्चों में ये सोच पैदा करता है कि मुझे मेरे जिस्म की वजह से शर्मिंदगी होती है। ये बच्चे में फिजिकल एम्बैरेसमेंट और नेगेटिव थॉट्स पैदा करती है। उसे ये सोचने पर मजबूर करती है कि मेरी असल अहमियत मेरी शक्ल है, सलाहियत या टैलेंट नहीं। अगर आप किसी बच्चे को मोटा, पतला, कल्लू, लड्डू कहते हैं तो उसमें सेल्फ एस्टीम यानी खुद एतमादी की शदीद कमी हो जाती है। बचपन में ही डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो सकता है वो बच्चा। शदीद गुस्सा करता है, खामोश रहता है या फिर सोशली डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे तैमूर। ट्रिगर पॉइंट था ना वो दादाबू ने जब बोलना शुरू किया था कि हाइट तुम्हारी क्यों नहीं बढ़ रही, और ऊपर से मैं जो तायाबू थे मेरे कोयटा में, जब वो मतलब कि अभी यहाँ पे आए थे 2023 की बात है, तो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने बोला मैं जिस तरह पहले तुम्हें पिछले साल मतलब जो आया था जितनी हाइट तुम्हारी थी उतनी हाइट अभी भी तुम्हारी उतनी है। अफसोसनाक बात यह है कि बच्चा जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताता है कि ख़ानदान वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो वो उसे इग्नोर करते हुए ये कह देते हैं कि बेटा प्यार में कहा होगा, मजाक किया होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उन्हें बच्चे की मेंटल हेल्थ से ज़्यादा रिश्तेदारी अजीज होती है। फ्रंट पे नहीं आते, बात से नहीं कर सकते, तकरीर से नहीं कर सकते, उसकी सलाहियत दब जाती है, दोस्तों से कर सकते हैं, यहाँ तक कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बाज़ वक़्त सुसाइडल आइडिया भी आते हैं कि मैं बेकार हूँ, ये मुझे ये नुक्स है। माँ बाप तो ये कहते हैं बेटा ख़ानदान वाले खैर हो गई, बिला फालतू में झगड़ा होगा। बच्चों से ज़्यादा वो ख़ानदान को जोड़ना चाहते हैं, हालांकि वो ये नहीं समझते कि हमें ये चीज़ को एड्रेस करना चाहिए और उसको एक म्यूचुअल तरीके से हल करना चाहिए। वो उस तरीके से हल नहीं करते, वो उल्टा बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम बर्दाश्त कर लो। आपने बताया नहीं अपने पेरेंट्स को? बताया था, मैं बोले छोड़ो, दरगुजर करो। दरगुजर करना अच्छी बात है, लेकिन अपने हक के लिए बोलना भी फर्ज है। मुआफ करना अफजल है, लेकिन अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करना भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। हम ये तो सिखाते हैं कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताते कि क्या नहीं करना। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना, लिखाना, कपड़े दिलाना या उनके लिए घर बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें समझना, उनकी मेंटल स्टेट को जानना, उनको ये एहसास दिलाना कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उनकी काउंसलिंग करना। लेकिन हमारी सोसाइटी का मसला पता है क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी होती है। हमें अपने बच्चों को आज से ये भी बताना होगा कि कानून हमें क्या राइट्स देता है। किसी को ऑनलाइन बॉडी शेमिंग या ह्यूमिलेट करने पर 3 साल की सजा हो सकती है, और अगर किसी भी मर्द या औरत की जानबूझकर यानी इंटेंशनल इंसल्ट की जाए तो उस पर भी कानून में सजा मौजूद है। क्रिस्टोफर मोटा था, जिसमें उसका कोई कसूर भी नहीं था, क्योंकि वो हाइपोथायरॉइड का शिकार था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म फूलता चला जाता है। इसे कंट्रोल करना इंसान के इख्तियार में नहीं होता। पाकिस्तान में तकरीबन 5.4% अफराद इस बीमारी का शिकार हैं, जबकि 5.8% स्कूल गोइंग बच्चे ओवरवेट होते हैं। क्रिस्टोफर को उसके वालिदैन वो सब बर्दाश्त करने का कह रहे थे जो मजाक के नाम पर ट्रॉमा था, और सिर्फ क्रिस्टोफर ही नहीं, साइम भी इसी ट्रॉमे से गुजर रहा था, जिसका असर न सिर्फ दोनों की पढ़ाई पर पड़ रहा था बल्कि पर्सनैलिटीज भी मुतासिर हो रही थी। ज़्यादा टाइम पढ़ने से ज़्यादा फड्डों में निकल जाता था। इससे लड़ाई हो गई, उससे लड़ाई हो गई, वालदा भी तंग, वालिद भी तंग। परफॉर्मेंस इन द स्कूल मेरी काफ़ी ख़राब हुई थी। मैं मतलब ऐसा था कि चलो A ग्रेड ना सही B ग्रेड वाला बच्चा था, लेकिन वो B की वजह C आ रहे थे उसकी वजह से। जो मेरे स्कूल में दोस्त थे वो लोग मुझे कहते थे दत्तू दत्तू, वो मुझे बड़ा हर्ट हुआ था उससे। तो आपने उन्हें कुछ कहा? टीचर को बोला था, फिर उन्होंने टीचर ने पनिशमेंट दी उनको। फिर उसके बाद वो दोबारा करने शुरू हुआ उनको, तो उनका असर ही नहीं हुआ। स्कूलों में हमारे पास कोई कायदे कवानीन नहीं है कि किस तरह से जो है बुलिंग को रोका जाए और हरासमेंट ख़ास तौर पर जो है, अगर बंदा एक लड़कियों जैसे थोड़ी आवाज़ कमज़ोर है, लड़कियों ऐसी आवाज़ है, लड़कियों ऐसी चाल है। बिलीव मी, हम उस दीन के मानने वाले हैं जो कहता है कि किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बल्कि फजीलत का मयार सिर्फ तकवा है। बिलीव मी, हम उस दीन के पैरोकार हैं जो कहता है मोमिन वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे महफूज हो।
लेकिन रियलिटी देखें तो बिल्कुल उलट है। रियलिटी ये है कि हम बात बात पर जज करते हैं, दूसरों के लिए खुद ही मयार सेट करते हैं, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, 2 मिनट के मजाक को एंजॉय करने के लिए, लोग क्या कहेंगे इस डर से बचने के लिए, या फिर अपनों की मोहब्बत में या उनकी फिक्र में वो बातें कर जाते हैं जिसका अंदाजा हमें नहीं होता। जैसे तैमूर, जिसकी हाइट रुकने की वजह वो खुद भी नहीं जानता था और ना ही ये कोई इतना बड़ा इशू था, मगर तैमूर की सारी जिंदगी, सारी अटेंशन उसके हाइट के गिर्द ही रिवॉल्व कर रही थी। मुझे कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था, अपनी गैदरिंग में जाने का दिल नहीं कर रहा था। जो मेरे कजन्स वगैरह थे, अगर जिस तरह मेरे कज़न अगर कोयटा से आए हैं और बाकी जो कज़न मतलब इकट्ठा हुए हैं, तो मैं उधर जाने का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि उनकी हाइट मुझसे ज़्यादा है। या कभी कभार वो हमारे घर आते हैं तो मेरा उनसे मिलने का दिल नहीं करता क्योंकि उनकी हाइट इतनी ज़्यादा है। दूसरों के लिए कहना तो बहुत आसान है, मगर जिसके ऊपर गुजर रहा है उससे पूछें कि उसको कितना बुरा लगता है ये चीज़। और फिर जब वो रिटेलिएट भी नहीं कर सकता, रिटेलिएट करो तो कहते हैं अरे हम तो प्यार से कह रहे हैं, हम तो मोहब्बत में कह रहे हैं, तो वो तो बेचारा एक ऐसी जगह फंस जाता है कि जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता। सच ना भी हो, आप काले छोटे मोटे ना भी हो, फिर भी किसी को बोला जाए तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। बॉडी शेमिंग की तारीख अभी की नहीं है, बल्कि उस वक्त से शुरू होती है जब ये दुनिया बन रही थी। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। बोला मैं ऐसे सजदा करूंगा, इसे तो मिट्टी से बनाया गया है और मैं आग का बना हुआ हूं, मैं तो इससे अफजल हूं, मैं ऐसे सजदा नहीं करूंगा। आप जानते हैं बॉडी शेमिंग क्या है? अपने जिस्म को बरतर, खूबसूरत या अफजल समझना और दूसरे की बुराई करके उसे बदतर, कमतर या हकीर जानना। ये अमल तो इब्लीस ने किया था भाई, कि उसने अल्लाह की तख्लीक को कमतर समझा और फिर उसे फरिश्ते से शैतान करार दिया गया। और आज हम कितनी आसानी से अल्लाह की तख्लीक का मजाक उड़ाकर शैतानी अमल को दोहराते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद जो लोग भी ऐसा करते हैं वो कम से कम सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बॉडी शेमिंग तो तकसीम हिंद के साथ ही आ गई थी। हुआ यह था कि क़याम पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने गोरे रंग को ताकत, दौलत और इज्जत का सिंबल बना दिया। उस दौर में गोरों को आला, मुहज्जब और पावरफुल समझा जाता था, जबकि सांवले रंग वालों को काला और कमतर कहकर नीचा दिखाया जाता। बरे सगीर जब डिवाइड हुआ तो रंगो नस्ल की ये डिवीजन भी पाकिस्तान और इंडिया आ गई और इसी तकसीम की बुनियाद पर इंडिया के अंदर 1975 में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, फेयर एंड लवली। क्योंकि 1947 से लेकर 1975 तक फिल्मों और ड्रामों ने भी गोरे रंग को सिंबल ऑफ ब्यूटी बना दिया था। मूवीज में गोरी लड़कियों को हीरोइन, जबकि सांवली लड़कियों को घरों में काम करने वाली दिखाया जाता। इसी तरह लंबी हाइट वाले मर्दों को हीरो, जबकि छोटे कद वालों को छोटे मोटे रोल्स दिए जाते। लोगों के माइंड में खूबसूरती और बदसूरती के मयार सेट किए गए और यही वजह है कि 1975 में लॉन्च होने वाला ये प्रोडक्ट फेयर एंड लवली तेजी से फेमस होने लगा। खैर, फेमस तो क्रिस्टोफर, साइम और तैमूर भी हो चुके थे, मगर अच्छे अल्फाज में नहीं। ऑफिस में थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है क्योंकि बड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है ऑफिस में ना। मिसाल है, अब लेट्स सपोज कि मैं एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग में हूँ कि यार इसकी विजिबिलिटी तो 100% जा रही है। अब वही एक साथ में बंदा है जो कि बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि पतला है, तो उसको कहेंगे तेरी विजिबिलिटी तो 5% है। तो ये चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ। शर्माता था लोगों से बात करने में। वो लोग समझते हैं कि मेरा एटीट्यूड है, लोग एटीट्यूड नहीं था वो मेरा मसला यही था कि दांत बाढ़ते, तो मैं पहले बचपन से बात नहीं करता था लोगों से। वो मेरी आदत बन चुकी है, अब मैं ज़्यादा बात करता नहीं हूँ लोगों से, कम बात करता हूँ। आपको डर था? जी, डर था कि दांत देख लेंगे तो मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। तो मई में मैं इतनी वीडियोस मैंने देखी कि आज हाइट के ऊपर मतलब हर वक्त हाइट के बारे में सोचते रहना कि ये चीज़, ये हाइट मेरी इस तरह क्यों है, एक्सरसाइजेज वगैरह, और इतना इंसिक्योर हो गया था हाइट की वजह से। कहीं भी जा रहा था तो हाइट वगैरह देख रहा था, यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मेडिसिन मंगवा रहा हूँ। तो ज़िंदगी की हर किस्म की फ़ाइट में वो पीछे रहने के खदशात है। फ़र्ज़ करें कोई ऑफिस है तो बाकी लड़के बोल रहे हैं वो लंबे लंबे हैं, तो वो कहेगा यार ये लंबा होना चाहिए, अच्छा होता है, मैं छोटा हूँ, मैं जो हूँ ना इतना अच्छा नहीं हूँ, वो महसूस करेगा। या कोई थोड़ा सा रंग में सांवला है, काला है, तो गोरे गोरे लड़के होंगे तो उनके सामने जो है ना वो अपने आप को कमतर महसूस करेगा। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हर्ट होता है। जी हाँ, किसी को छोटा, किसी को मोटा या काला कहने की वजह से उसकी पूरी लाइफ भी तबाह हो सकती है। और हम समझते हैं कि ये तो सिर्फ एक मजाक था,
भाई इसी मजाक ने फेयर एंड लवली जैसी कई प्रोडक्ट्स को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट भी दिया। हिंदुस्तान की मार्केट में फेयर एंड लवली का शेयर तकरीबन 80% था और उसकी एनुअल सेल 550 मिलियन डॉलर्स। 2024 में स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स की मार्केट का साइज 9 बिलियन डॉलर से ज्यादा था। आपका मजाक बढ़ता गया, विक्टिम की खरीदारी बढ़ती गई और 2025 में प्रोडक्ट्स की मार्केट का साइज बढ़कर 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गया। और अगर आपके दोस्तों और रिश्तेदारों बल्कि अपनी बीवी, बच्चों या शौहर के साथ इसी तरह ही मजाक चलता रहा तो प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ने की वजह से इस मार्केट का साइज 2032 तक 16 बिलियन डॉलर्स तक जाने का इम्कान है। क्योंकि भाई समझें, हमारा किया गया मजाक दूसरों के लिए डर बन गया और इसी डर पर खड़ी हुई मजीद इंडस्ट्रीज, वाइटनिंग एंड फेयरनेस इंडस्ट्री, वेट लॉस इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक सर्जरी इंडस्ट्री, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री। इस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, देख लीजिएगा। इसके अलावा अक्सर दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट तो आपने देखी होगी, 15 दिन में जिस्म मोटा या पतला, रंग काले से गोरा, कद छोटे से लंबा। ठगों की ये मार्केट अलग है क्योंकि हम समझते ही नहीं कि हमारे अल्फाज किसी के अंदर डर स्टोर कर रहे हैं। मगर यहाँ मैं विक्टिम से भी कहना चाहूँगा कि आपके अंदर इतना डर काश सिर्फ अल्लाह का होता तो आज हमारी सोसाइटी मिसाली होती। लेकिन हमें डर है दूसरों का कि लोग क्या कहेंगे, और ये डर पैदा करने वाले अक्सर हमारे अपने होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो प्यार, मोहब्बत, खुलूस या मजाक में इंसान को अंदर ही अंदर कितना डरा देते हैं कि उसका वक्त जो किसी प्रोडक्टिव काम में लग सकता था अब वो उस डर से निकलने में लग जाता है। देखें, जब इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम कम होगी तो ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जिनमें वो उनमें ऑप्टिमम परफॉर्म नहीं कर सकता। वो हो सकता है वो जॉब इंटरव्यू में सही से परफॉर्म ना कर पाए, उसने देखा है दूसरा बंदा गोरा है, लंबा है, फिट फाट है, तो उसको ऑटोमेटिक लो सेल्फ स्टीम हो गया, हो सकता है ना परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे कई जगहों पे हो सकता है कि वो सही से बोल ना पाए। बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। वही आगे वाला बंदा अगर ऐसा बैठा हुआ है, फर्ज करें वो काला है, आगे गोरा बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो सही से सवाल जवाब ना कर सके। मेरी शर्ट सही लग रही है, मैं ज़्यादा मोटा तो नहीं लग रहा, मेरे कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं लग रहे। तो ये रहता है, मुझे अभी भी थोड़ा सा कह लें कि कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार मैं रहता हूँ कि हाँ ये चीज़ जो है ऐसा ज़्यादा बुरा तो नहीं लग रहा, ये आस्तीन सही है, इसमें से ज़्यादा जिस्म तो नहीं दिख रहा मेरा। हाथ पे या इस पे वो मैंने कुछ वाइपर था टूटा हुआ, उसमें प्लास्टिक का था, तो मैंने उस पर हाथ पे ना ऐसे करके मारी थी, लगी ना उसकी वजह से कि लोग बोलते, पता नहीं क्यों बोलते हैं मुझे। मैंने सोचा बस अब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं जॉब करूंगा, जॉब करके पैसे कमाऊंगा, फिर जाके ब्रेसेस लगाऊंगा। इमेजिन करें, एक बच्चा जिसका ख्वाब डॉक्टर बनना हो सकता था मगर वो सिर्फ हाइट बढ़ाने का सोचता है। वो बच्चा जो बहुत बातें करने वाला हो सकता था, घुलने मिलने वाला हो सकता था, आज मुंह बंद करके सिर्फ दांत लगवाने का सोचता है। जो बच्चा बहुत बाइखलाक हो सकता था, उसका सारा बचपना सिर्फ दूसरों से झगड़ों में गुजर गया, सिर्फ एक छोटे से मजाक की वजह से। और इसका शिकार लड़कों से ज्यादा लड़कियां होती हैं। पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि वो लड़कियां जिनकी बॉडी शेमिंग की जाती है वो सोशल अपीयरेंस एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, लोगों का सामना करने से डरती हैं। सोशल मीडिया, टीवी, एडवर्टाइजमेंट ने परफेक्ट बॉडी का एक मयार सेट कर दिया है जिसके पीछे भागते हुए लड़कियां जहनी, जज्बाती और फाइनेंशियल लॉसेस का शिकार होती हैं। वो जो है ना, हमारे यहाँ एक रस्म, लड़की देखने जा रहे हैं और फिर लड़की देखते नहीं बल्कि उसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। लड़के के बहनें, उसकी माएँ ऐसे गौर से देती हैं, बेंगी ना हो, ये ना हो, इतना क्रिटिकल देखते हैं जिसकी वजह से वो घर वाले और उस लड़कियों के पर वो ये मजबूर किया जाता है कि वो ऐसा रख रखाव रखे कि उनकी मयार पे पूरा उतरे, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो जाती है। चले देख के अगर रिश्ता हो दर चले वो तो इतना मसला नहीं है, मगर जहाँ रिजेक्शन होती है, और रिजेक्शन कई दफ़ा होती है, कई जगहों पे होती है, तो वो इंसान की जहन पे जो है ना बहुत बुरा असर डालती है। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन तो इतनी ख़राब है कि इंसान ये चंद उन फीलिंग्स में से जो इंसान बिल्कुल नहीं चाहता, तो ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट लोगों पे पड़ता है और बहुत सारी लड़कियां इस वजह से डिप्रेशन में भी जाती हैं। तो हाइट मेरी कम है तो लड़की का मतलब लड़की क्या सोचेगी कि इसकी हाइट इतनी कम है, तो मुझे इसमें डिफ़िकल्टी होगी कि हाँ अगर कोई शादी भी करनी है तो उसमें कैसे, मतलब कि इसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह होंगी, कौन मुझसे शादी करेगा। तो इसमें ये चीज़ फील हुई थी, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फील कर रहा था। अरे तुम मोटी क्यों हो, बहुत खाती हो क्या?
अरे तुम मोटी क्यों नहीं हो रही? खाना नहीं खाती क्या? तुम्हारा रंग क्यों काला हो रहा है? यार लड़के होकर इतनी छोटी हाइट क्यों है? एक्सरसाइज वगैरह किया करो भाई, उल्टे लटका करो। अलग अलग टोटके भी बताए जाते हैं कि ये खाओ वो खाओ, फर्क 1 इंच भी नहीं पड़ता। ओए काले, गोलगप्पे, पांडे, तिनके, तीली, ये मजाक नहीं, घटियापन है माजरत के साथ। भले आपको बुरा लगे लेकिन यही रियलिटी है। और रियलिटी ये भी है कि हम बहैसियत कौम एक डरी हुई कौम है, डरे हुए लोग हैं। हमें अपने ओरिजिनल वर्जन से डर लगता है भाई। जी हाँ, मैं साबित कर सकता हूं सिर्फ एक सवाल से। मुझे आप सब बताएं कि क्या हम में से कोई भी अपनी एक पिक्चर भी बगैर फिल्टर के अपलोड कर सकता है? नहीं, क्योंकि हम में डर है, हम अच्छे नहीं लगते या फिर हमें मजीद अच्छा दिखना है। और आपका ये डर इन फिल्टर एप्स की भी रोजी रोटी है, क्योंकि एक रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त इंटरनेशनल ब्यूटी कैमरा एप्स, यानी वो एप्स जिनसे आप अपने चेहरे को गोरा, पतला और खुद को फिट दिखा सकते हैं, उनका मार्केट साइज 2024 में $3 बिलियन से ज्यादा का था और 2025 के आखिर तक ये डबल होकर $6.5 बिलियन तक जाने के चांसेस हैं। एक तरफ हमारा अकीदा है कि अल्लाह इज द बेस्ट क्रिएटर और दूसरी तरफ फिल्टर्स, पिक्चर एडिटिंग एप्स हर मुसलमान के फोन में मिलेंगी। क्यों भाई? क्यों है खुद से इतनी नफरत? क्यों है इतना कमजोर ईमान? दरअसल हम एक ऐसी रेस लगा रहे हैं जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। आई टोल्ड यू बिफोर, ये डर बनाया गया है मार्केटिंग्स के जरिए, एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल्स के जरिए। आज खूबसूरती का जो एक मयार सेट हो चुका है वो इंसानों ने किया है, अल्लाह ने नहीं। अल्लाह ने तो सबको खूबसूरत बनाया है, लेकिन ड्रामों, फिल्मों, सोशल मीडिया और ब्यूटी क्रीम्स के कमर्शियल्स ने गोरे रंग को खूबसूरत और काले को बदसूरत बना दिया, मोटे को बुरा और पतले को अच्छा दिखाया, बालों वाले को कामयाब और गंजे को नाकाम दिखाया। और इन्हीं कमर्शियल्स की वजह से फेयर एंड लवली के खिलाफ 2003 में हुआ बड़ा एक्शन, जब ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने पार्लियामेंट में एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें कहा गया कि फेयर एंड लवली के एड्स में गोरे रंग वालों को जॉब, शादी समेत हर जगह कामयाब और सांवले रंग वालों को नाकाम दिखाया। ये क्रिटिसिज्म प्रोटेस्ट में बदल गया। ब्लैक लाइव्स मैटर नामी तंजीम भी इसमें शामिल हो गई। प्रोटेस्ट हुए, ऑनलाइन पिटीशन साइन की गई, यूनिलीवर पर प्रेशर बढ़ा और 25 जुलाई 2020 को उन्होंने फेयर एंड लवली का नाम चेंज करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में फेयर एंड लवली को बच्चा बच्चा जानता था। आज ये नाम तो खत्म हो चुका है, लेकिन इंडस्ट्रीज उसी आबोताब से चल रही हैं, इसलिए कि आज जिस्म तो आपका है लेकिन मर्जी सामने वाले की है। जिस्म हमारा है लेकिन मर्जी सोसाइटी की है। हमारी ही बॉडी पर हमारी नहीं, किसी और की मिल्कियत है और इस मिल्कियत को खत्म करना होगा। हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हैं। मजाक और ह्यूमिलेशन के दरमियान बहुत ही थिन लाइन होती है भैया। इस लाइन को समझें, अपने बच्चों को समझें, ना उनके फिजिकल अपीयरेंस पर खुद तनकीद करें और ना ही किसी और को करने दें, चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो। दूसरों के इमोशंस को समझें। हो सकता है कि जिस चीज को आप मामूली समझते हो वो किसी और के लिए ट्रॉमा हो। कभी भी इतना ज़्यादा कह ले कि फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता लाइफ में। छोटी छोटी बात उसको फिर बुरी लग रही होती है। कहते हैं ना कि गोली की तरह लग रही होती है कि यार ये चीज़ किसी ने अगर खाना खाने को भी बोल दिया तो कैसे बोल दिया, मैं खुद कर लूँगा तो ये चीज़ शायद नहीं होती। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता अपनी लाइफ में, मैं ओवरऑल खुश रहता अपने बचपने में भी। ये मेरे दांत का जो मजाक उड़ाया था ना, इस वजह से मेरी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल में गुजरी है। मैंने बहुत मेहनत की है। ये दांतों में बहुत कम खर्चा नहीं होता, 2,500 रुपये महीना, पता नहीं 60-70 हज़ार रुपये इसी दांतों पे लगे थे मेरे। कैसे जमा किया? यही जॉब करके टोयोटा में जॉब की है, फिर फूड पाना चलाया, बहुत कुछ किया मैंने। अभी भी इन ड्राइव ही चला रहा हूँ। ऑफ कोर्स मतलब पॉजिटिव होती है कि मतलब इतना कॉन्शियस ना होता है, इतना इनसिक्योर ना होता। जैसे ही मुझे मतलब जैसे मैं था मैं उसी को एक्सेप्ट कर लेता कि हाँ बस ठीक है, मेरी हाइट इतनी है, इतनी मैटर नहीं करती। कि अगर वो मुझे ना बोलते तो मेरे ख्याल में मुझे इतना फील ना होता कि मेरी हाइट इतनी है। उस बंदे को बिठा के बताया जाए, उसको बताया जाए कि ये मुनासिब नहीं है। अगर मैं या ये बच्चा रिएक्शन में आपको कुछ और कहता तो आपका रिएक्शन कैसा होता। तो लिहाजा उसको समझा के और को ये बताना चाहिए कि बच्चे की हर चीज़ नोट करता है और इसकी ये एक दिमाग जो है ब्लैक बोर्ड साफ़ है, उस पर जो लकीर खींचोगे वो हमेशा के लिए लग जाएगी।
ज़रूरी नहीं है कि हर मजाक में किसी का मतलब बुराई ही की जाए, किसी की बुराई किए बगैर भी मजाक किए जा सकते हैं। तो हमारे मजाक की अगर टाइप बनाएं तो हमारे मजाक होते हैं जिसमें किसी की बुराई की जा रही हो, उन्हीं को हम इंजॉय करते हैं, वही हम ज़्यादा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मजाक में इंसान की ज़िंदगी तबाह हो जाती है और जो कर रहा हो तो उसको पता भी नहीं चलता कि मैं इतना नुकसान पहुंचा रहा हूं किसी को। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जो लोग मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे को बहुत बुरा समझते हैं उन्हें ये अच्छा लगने लगेगा, और जो अच्छा समझते हैं वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने किसी खास मकसद के लिए नारा बनाया था, मगर रजा ने तो इसका मकसद ही बदल दिया। तो इसी वक्त देखिए खुद को आईने में और फिर पूछिए अपने आप से कि क्या अब आप अपने जिस्म पर किसी और की मर्जी चलने देंगे?